जय हिंद बच्चों। देखिए झंडोत्तोलन तो हो गया, ठीक है। अब आज की क्लास थोड़ा सा ले लेते हैं आपको, और ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड भी है, तो शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने नोटिस किया है कि हम लोग झंडोत्तोलन करने के बाद सिर्फ जलेबी खाने पर ध्यान देते हैं। जलेबी मिलेगा आपको, चिंता न करें, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बनाया है। अरे शांति रही। मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बनाया है, क्या खाने के लिए नहीं बनाया है, कुछ ऐसी जानकारी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप नोटिस करिएगा कि लोग झंडे तो फहराते हैं, बट अपने देश के बारे में कुछ बहुत बेसिक सी बातें भी उन्हें पता नहीं है। तो मैं आज की क्लास में, आज के सेशन में ऐसे ही आपके लिए कुछ, चिंता मत करिए, लिखा लिखा मिलेगा आपको, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, और यूट्यूब वाले मेरे भाई आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, डायरेक्ट जाइएगा, लिखा हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा और उसको अपने ही हाथों में, अपने ही हाथों से उसको लिख चुका हूँ। समझ में आया? अरे बोलिए। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप केवल समझने का प्रयास करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने देश के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को हम देखते हैं ना कि मीम्स बनते रहता है, रील्स बनाकर लोग बेइज्जती करता है कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, कब आया, किसने दिया, क्यों दिया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानकारी नहीं रहती है लोगों को। तो मोटा मोटी लगभग मैंने आपके लिए कलेक्शन करके दिया है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें? चलिए, तो शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। हेडिंग लगाइए, जो लिख सकते हैं वो लिखिएगा, अदरवाइज कोशिश करिए कि ना ही लिखे, क्योंकि लिखा लिखा देखिए मैं पूरा तैयार करके रखा हूँ। देखिए पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, देखिए ये सीधा सीधे आपको मिल जाएगा। समझ में आया? अरे बोलिए। चलिए देखिए, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले समझ लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेशनल सिंबल। कुछ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। रफली पहले मैं आपको समझाता हूं इस पे, और फिर इसका नोट्स जो है मैंने खुद बनाया है वो आपको इस पे समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप लिंक पर मिल जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक में जो सबसे पहली सवाल उठते हैं कि हमारा राज्य चिन्ह क्या है। हमारा राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तो देखिए इसमें क्या क्या सवाल मुख्य रूप से आते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला सवाल आता है कि भारत का राज्य चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। दूसरा सवाल आता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी। कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बोलिए, कोई दिक्कत? इसके बाद जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो ये राज्य चिन्ह है, इसे कब भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी, इसे कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? आज क्या है? 26 जनवरी 2025 है ना। इसी तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। बोलिए, कोई दिक्कत? इसकी, इसमें कुछ इसकी विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, पहले आप समझने का प्रयास करिए। इसकी कुछ विशेषताएं की अगर हम बात करें तो ये एक ही पत्थर का भाग है। आप जाइएगा सारनाथ तो आपको मिलेगा ये एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कहीं जोड़ा है, एक ही पत्थर है। और इसमें 4 सिंह है। कितने सिंह है? लेकिन सामने से आपको 3 ही दिखाई देगा। कितने दिखाई देगा? कई बार आपको सवाल पूछ चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछा गया है कि इसमें अशोक स्तंभ में किन किन जानवरों का उभरती हुई आकृति दिया गया है। तो से सिंह के अलावा देखिए क्या क्या रहता है, सवाल में जो पूछा गया है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे नीचे आप देखिएगा कि एक दौड़ता हुआ घोड़ा है। क्या है? एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक हाथी है, एक बैल है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ों का जिक्र है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं अपने नोट्स के माध्यम से। देखिए भारत का राज्य चिन्ह क्या है? देखिए मैंने यहां लिखा, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ। क्या नाम है इसका? अशोक स्तंभ की अनुकृति है। इसे 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया। 26 जनवरी कब अपनाया गया?
26 जनवरी 1950 को। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का बाग है। देखिए, एक ही पत्थर, इसमें कोई जोड़ नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैंने, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। आप जाइएगा सारनाथ तो आपको दिखाई देगा, स्कूल वगैरह से शायद ले भी जाया जाता है कि अब देखिएगा कि एक ही पत्थर का भाग है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। इतना शानदार उसकी बनावट है। इसके बाद मैंने आपको लिखा है पैराग्राफ चेंज करके कि इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस स्तंभ के ऊपर 4 सिंह, कितने सिंह? 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। देखिए, पीठ दिखाते हुए खड़े हैं, जिनमें से एक नहीं दिखाई पड़ता है। कितना सिंह दिखाई नहीं पड़ता है? एक सिंह दिखाई नहीं पड़ता है। उसके नीचे एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल तथा एक सिंह की उभरती हुई आकृति है। तो अगर आपसे देखा जाए तो किन किन जानवर हो गया? सिंह हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया। ये सारे जानवरों की फोटो आपको दिख जाएगा किसमें? अशोक स्तंभ में। और बोलिए, कोई दिक्कत? इसके बाद हमने बोला कि इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। इसके बीच बीच में क्या बना हुआ है? इस स्तंभ के सबसे नीचे, इस स्तंभ के सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा देर रुकिए, आगे चलकर हमको आपको बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य, सबसे पवित्र वाक्य अगर कोई है तो वो है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा ही सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। समझ में आया? इसीलिए लिखा रहता है सत्यमेव जयते। स्तंभ के सबसे ऊपर आप जब जाइएगा देखने सारनाथ वाराणसी, तो देखिएगा कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसके सबसे ऊपर धर्म चक्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र लिखा हुआ है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन से लिया गया है। अब आप पूछिएगा कि सर धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? बहुत जल्द मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाने वाला हूं, तो बौद्ध धर्म में बताऊंगा कि बुद्ध जी के द्वारा जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो उन्होंने धर्म के चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म के चक्र को घुमाना। धर्म के चक्र को घुमाना। तो बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किए थे, वही कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? तो सुनिए, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके थे किसमें? राज्य चिन्ह में। तब मैं अब आपसे पूछता हूं, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? कब इसे अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसके अलावा इसमें किन किन जानवरों का जिक्र है? सिंह, हमको बोलने दो। सिंह है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, बैल है, हाथी है, इन सब का जिक्र है। समझ में आया? और 4 सिंह है, लेकिन सामने से आपको कितने सिंह दिखाई देंगे? 3 ही सिंह। इस स्तंभ में खासियत क्या है? ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। कितने पत्थर से बना हुआ है? कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, एक ही पत्थर से बना हुआ है। बोलिए, कोई दिक्कत? सबसे ऊपर लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? और सबसे ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है? कंफ्यूज हो गया ना? अजय अभी लिखवा रहा था, स्तंभ के सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और सबसे ऊपर लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन। स्तंभ के सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बोली, यहां तक किसी को कोई समस्या है? अब ये लिखा हुआ मैंने इसलिए लिख दिया पहले ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लिखने में टाइम नहीं ना बर्बाद होगा, जल्दी कम समय में मैं आपको सारी बातें आपको बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी आपको जलेबी खाने का जल्दी है। तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगे, फिर आपको PDF मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो बच्चे देखते हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे जाकर वो देख लेंगे। लिखा लिखा ये फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत अगर समझना है तो वो मैंने आपको जो भी इसमें सवाल आता है वो मैंने सवाल समझा दिया। बोलिए, राज्य चिन्ह में किसी को कोई दिक्कत है? अब बारी आती है मेरे भाई राष्ट्र ध्वज का। किसके बारी आती है? राष्ट्र ध्वज का। तो बताइए, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्र ध्वज क्या है? अब जो सवाल इसमें जो पूछे जाते हैं वो सुनिएगा। फ्यूचर में आपके बच्चों के, देखिए आप बहुत जल्द आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देने वाले हैं,
कुछ ही दिनों के बाद जब आप बच्चों दीजिएगा तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि राष्ट्र ध्वज भारत का क्या है, तो तिरंगा। फिर आपसे पूछेगा कि कब इसे तिरंगे झंडे के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी इसे कब अपनाया गया था। ये सब जानने की आपकी जिज्ञासा नहीं होती है? होती है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई इसको जब बनाया गया था, झंडा बनाया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर पूछा जाता है कि इसका प्रारंभिक डिजाइनर कौन थे, इसका अंतिम डिजाइनर कौन था। अभी देखिए, अब झंडा जो है, देखिए झंडा भाई, अभी ये जो झंडा है ना, ये किसने बनाया, ये जो है आपका यही है ना, तो ये किसने बनाया, ये अंतिम डिजाइनर कौन थे, प्रारंभिक इसका शुरुआत में जो डिजाइन हुआ था उस समय इसका डिजाइनर कौन थे। ये सब जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा जो है, जैसे देखिए मैं पूछ कर नहीं देखता हूं, अभी मैंने पूछा इसी बच्चे से ना कि भारत का झंडा गीत क्या है, ठीक है, और जन गण मन, तो इसकी समस्या नहीं है, ये हर जगह मैं देख रहा हूं यही नौटंकी है। तो ध्वज गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ध्वज गीत क्या है, ठीक है। देखिए इसके बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको लिख दिया हूं। राष्ट्रीय ध्वज इसी को कहते हैं मेरे भाई, राष्ट्र ध्वज। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल फ्लैग। क्या कहते हैं, नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। फिर उसके बाद हमने लिखा है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जेवी कृपलानी, एक राजनीति के अच्छे जानकार थे, जेवी कृपलानी, क्या नाम था इनका, कृपलानी, जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में झंडा समिति ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। अब देखिए 22 जुलाई 1947, देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो अगस्त से पहले आता है ना जुलाई, तो जुलाई से पहले ही यह निर्णय होने लगा था हमारे देश में, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले ही यह निर्णय होने लगा कि मेरे भाई एक झंडा होना चाहिए हम लोग का। तो उस पर क्या किया गया कि एक कमेटी बनाई गई, कमेटी को हिंदी में कहते हैं समिति, उसी को कहते हैं झंडा समिति। क्या कहते हैं, तो झंडा समिति ने एक अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था जेबी कृपलानी। क्या नाम था, तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में तिरंगा झंडा को राष्ट्र ध्वज माना गया। क्या माना गया, राष्ट्र ध्वज माना गया। और ये तारीख क्या था, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि इस तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। इसमें सबसे ऊपर रंग है केसरिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे रंग, तो आपको पता है कि सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है सफेद और सबसे नीचे है हरा। लेकिन तीनों का अपना अपना एक अर्थ है, तीनों कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि केसरिया रंग क्या बताती है, तो केसरिया रंग शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान का प्रतीक है। देश की आजादी में बहुत सारे हमारे वीर योद्धाओं ने बलिदान दिया है ना। अरे बोलिए, देखिए चारों तरफ आपके फोटो लगे हुए उन इतिहासकारों का। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं, ये जिन्होंने अब इस देश को आजाद होने के लिए आपको बलिदान दिए हैं, इनके बलिदान, इनके शौर्य, इनके पराक्रम का प्रतीक है केसरिया रंग। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत। आपसे पूछेगा कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो बताइएगा कि केसरिया रंग शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान का प्रतीक है। उसके नीचे सफेद रंग है, उसके नीचे कौन सा रंग है, सफेद रंग है, जो शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है, शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे कौन सा रंग है, हरा। लेकिन उससे पहले आप नोटिस करिएगा कि सफेद रंग के बीच में, सफेद रंग के बीच में नीला कलर का चक्र है ना, है कि नहीं है। तो वही मैं लिखा हूं कि सफेद रंग के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। कितने तिल्लियां हैं बच्चों, आप कहोगे कि तिल्लियां क्या होती है, तो देखिए ये जो झंडा है ना, इसमें देखिएगा, ये गिनिएगा ना, ये ऐसे ऐसे, तो टोटल कितने होते हैं, 24। इसमें 24 तिल्लियां हैं। बोलिए कोई दिक्कत। और यह क्या बताता है, तो यह चक्र निरंतर प्रगति का सूचक है। किसका सूचक है, निरंतर प्रगति का। यानी ये दिखाना चाहता है कि हमारा देश अभी विकासशील देश है। कैसा देश है, बहुत जल्द हम लोग विकसित देश बनेंगे। कैसा देश बनेंगे, यही चीज को बताता है ये आपका निरंतर प्रगति। हमारा देश दिन पर दिन क्या कर रही है, प्रगति कर रही है। बोलिए कोई दिक्कत।
तो यही चीज है। तो इसने कहा कि सफेद रंग के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। यह चक्र निरंतर प्रगति का सूचक है। सबसे नीचे हरा रंग है जो खुशहाली या हरियाली का सूचक है। किसका सूचक है? खुशहाली या हरियाली का। तो सुनिए, तीन चीज है। झंडा में कितना रंग है? केसरिया किसका सूचक है? शौर्य पराक्रम बलिदान का। उसके बाद कौन है? सफेद। सफेद किसका है? सच्चाई और सादगी का। और उसके बाद कौन बचता है? हरा रंग। हरा हरियाली। हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, बीच में सफेद रंग के बीच में अशोक ये चक्र बना हुआ है। ये चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निरंतर प्रगति का। आप हमेशा मेहनत करिएगा, लगातार बढ़ते रहिएगा, ये बताती है। बोलिए कोई दिक्कत? अब सवाल है कि उसमें कै गो तिल्ली है। नेक्स्ट सवाल है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई में सर कितना अनुपात होता है? 3:2। अब जैसे लंबाई चौड़ाई का मतलब है, जैसे ये लंबाई है ना और ये क्या है? चौड़ाई है। तो ये आयताकार है क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। तो कह रहा कि कितना लीजिएगा? तो 3:2 में लेंगे। कितना में लेंगे बच्चों? और 3:2 का मतलब क्या होता है? अगर ये 3 फीट का लीजिएगा तो कै फीट का लीजिएगा? 2 फीट का लीजिएगा। समझ में आया? बहुत बड़ा झंडा बनाना है तो 3 मीटर का लीजिएगा तो कै मीटर का लीजिएगा? तो लंबाई और चौड़ाई में अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये झंडे का लंबाई चौड़ाई में बताओ तो कितना का अनुपात है, क्या उत्तर दोगे? 3:2। वही अगर चौड़ाई और लंबाई में पूछेगा तो 2:3। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। चलिए, इस तिरंगे का आप पूछता है कि सर पहले पहले डिजाइन कौन किया था? इस तिरंगे का प्रारंभिक डिजाइनर का नाम है मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है? अरे बोलिए। मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा इसके प्रारंभिक डिजाइनर थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैडम भीकाजी कामा कहाँ थी, ये कौन थी, तो उतना गहराई में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि ये यूरोप में रहती थी। कहाँ रहती थी? यूरोप में बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही सक्रिय महिला क्रांतिकारी थी। कैसी क्रांतिकारी थी? महिला क्रांति। मैडम है ना तो महिला है। तो मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है प्रारंभिक डिजाइनर, जो यूरोप में एक सक्रिय भारतीय क्रांतिकारी महिला थी। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्रांति की माता। क्या कहा जाता है इन्हें? तो अगर कोई बच्चों आपसे पूछता है कि क्रांति की माता कौन है तो क्या उत्तर दोगे? नेक्स्ट देखिए, इस तिरंगे का अंतिम डिजाइनर, अगर आपसे पूछता है कि तिरंगे का अंतिम डिजाइनर कौन था, तो उनका नाम था, देखो, पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इस तिरंगे का अंतिम डिजाइनर थे, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। अब देखिए, जो मेन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं, खास करके अपने आसपास के क्षेत्रों में, आप नोटिस करिएगा कि झंडा फहरा देगा लेकिन उसको जैसे तैसे रख देता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झुका हुआ झंडा। अगर आपका झंडा झुका हुआ है तो यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है? मतलब आपके देश में अगर मान लीजिए कि कोई समस्या है, अरे तो दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, ये शोक के अशोक कह रहा है, यही सब है। क्या करिएगा, पढ़ाई ही नहीं करता है स्कूल में सब, नहीं तो पढ़ाता है, पढ़ाता भी नहीं है सब। शोक लिखा है तो अशोक पढ़ रहा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का। मतलब आपके देश में कोई बहुत दुखद दुखद अगर बात होगा, कोई मर गया, ऐसे कोई समस्या होगी, तब झंडा आपको झुकाया जाता है। खास करके अगर फेमस आदमी हो तो। समझ में आया? तो झंडा झुकना नहीं चाहिए, समझा? पुष्पा झुक जाए उभल, लेकिन झंडा झुकना, हाँ, क्योंकि झंडा है तबे पुष्पा है, समझा? झंडा नहीं है तो पुष्पा। इसीलिए हम क्लास में आते हैं तो पहले जय हिंद बोलते हैं। देश है तब ना हम हैं जी, देश नहीं है तो फिर काहे से? तो आइए देखिए, मैंने कहा कि झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, जबकि उल्टा झंडा
देखते हैं साइकिल पर तू लोग लगाता है, अरे गधा, देखना तू लोग साइकिल पर लगाएगा झंडा, एकरा इसे पलट देगा, मतलब नहीं इसमें से निकल जाएगा, तो जैसे तैसे लगा देगा। झंडा में सबसे ऊपर केसरिया होना चाहिए, बीच में सफेद और सबसे नीचे, ऐसा नहीं कि इसको पलट देना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, उल्टा हुआ झंडा राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का प्रतीक है। तो और देश में भूखमरी आ गया और कोई ऐसा संकट हो गया, युद्ध छिड़ गया है, तो फिर ऐसा काहे लगाता है। झंडा को सम्मान करिए, इसकी सम्मान करिए, ऊपर हमेशा केसरिया होना चाहिए। साइकिल पर लगा लेता है, इनमें से निकल जाएगा ना, तो फिर ओकरा पलट के जैसे तैसे लगा देगा। तो ये चलते तो हम क्लास ले रहे हैं सब, तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। हमेशा ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए, बीच में, सबसे नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत का झंडा गीत यानी ध्वज गीत क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है बच्चों, हाँ, ये ना कि जाना गाना माना है सर, गधे। अब आपसे पूछेगा कि एकरा के लिखले था, तो इसके रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता। क्या नाम था उनका, श्यामलाल गुप्ता। इस गीत को पहली बार, वैसे ये आपके काम लायक नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, इस गीत को पहली बार 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। ये एक अधिवेशन होता है बच्चों, ये आपको संविधान में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा बड़े हो जाइए, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूं कि इसके रचयिता, ये झंडे जो है ना, ये झंडा, इसके रचयिता कौन थे, अरे इस झंडा गीत का रचयिता कौन थे, श्यामलाल गुप्ता। और ये जो श्यामलाल गुप्ता जी थे, इस गीत को पहली बार 1925 में गाया गया था। ये जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा है, ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत है ना, इसको पहली बार कब गाया गया था, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी, नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है आपके लिए, 2002 में, कब बच्चों, 2002 में एक ध्वज संहिता निर्मित की गई थी, मतलब एक कानून बनाया गया था। कब, 2002 में। 2002 से ये नियम हो गया कि झंडा को कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है अपने मकान पर, कोचिंग पर, दुकान पर, कहीं भी। लेकिन 2002 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। समझ में आया। तो मैंने वही लिखा है कि 2002 में ध्वज संहिता निर्मित किया गया। इसके तहत निजी प्रतिष्ठानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी झंडा फहराने की अनुमति प्रदान की गई। इसके पहले यह अनुमति नहीं थी। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। देखो ये गधा कर रहा था कि राष्ट्रगान है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राष्ट्रगान को सबसे पहले समझिए, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल एंथम। क्या कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान अलग चीज है और राष्ट्रगीत अलग चीज है। राष्ट्रगान है आपका जन गण मन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेशनल एंथम। क्या कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। यह राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला गीत से लिया गया है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि बांग्ला गीत है, जैसे बंगाल है ना, तो वहां पर यह गीत गाया जाता था। ठीक है, तो उसी गीत से आपका लिया गया है ये। बोलिए कोई दिक्कत? बांग्ला गीत जो था वो 5 पद में था। कितने पदों में था? उसके पहले पद का हिंदी रूपांतरण को देखो, तारीख याद रखना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पहले इसे गीत के रूप में गाया जाता था बंगाल में। समझ में आया? तो आपसे अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रगान, तो क्या बोलोगे? जन गण मन। ठीक है, और कब अपनाया इसे? 24 जनवरी 1900। नेक्स्ट हमने आपके लिखाया है कि इस राष्ट्रगान को, जैसे आपसे कोई पूछेगा ना कि अच्छा ये तो समझ में आ गया सर, अगर ये लिखा लिखा आपको मिल जाएगा ना तो बड़ी मजा आएगा। खाली आप ना इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको लिखवाऊंगा तो इतना टाइम है नहीं। जलेबियों खाना है ना घरे जाकर, यहाँ नहीं।
घरे जाके जलेबी खाओगे ना स्कूल में? हाँ, हंसता है जी। तो उससे पहले इसको समझ लीजिए, हम आपको जब ये लिखा हुआ दे देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? भारत का राज्य चिन्ह, अशोक स्तंभ। बोलिए कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या पढ़ा है? राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज क्या है आपका? तिरंगा। क्या है? फिर उसके अलावा फिर उसके बाद क्या पढ़ाया नंबर 3 में? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या है आपका? जन गण मन। जन गण मन। अब जो इसमें पूछता है कि इसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1900। अच्छा, ये पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में। कब गाया गया था इसे? 1911 में ही, दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इसके अध्यक्ष कौन थे? अरे कमिटी बना था, उसके अध्यक्ष थे कौन? बिशन नारायण धर। और उनके ही अध्यक्षता में सबसे पहले इसे गाया गया था। और किसके स्वागत में गाया गया था? तो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। क्या नाम था उनका? तो जॉर्ज पंचम जी के स्वागत में इसे गाया गया था। ब्रिटेन के सम्राट थे, उस समय हमारा देश गुलाम हो गया था, तो उनके स्वागत में इज्जत देने के लिए गाया गया था। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, जनवरी 1912 ईस्वी में यह गीत तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था। कब? जनवरी 1912 में ये जो गीत है जन गण मन, ये तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में, और शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान की जो आपसे पूछा जाता है, ये सवाल सबको पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना समय में गाना जाता है? 52 सेकेंड। तो राष्ट्रगान के गायन की अवधि है 52 सेकेंड। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, अचानक आपको जाना हो, तो कितने सेकेंड में जा सकते हैं गाकर? 20 सेकेंड में। किसी विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकेंड में भी गाया जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण, ये जो राष्ट्रगान है ना जन गण मन, इसको अंग्रेजी में भी लिखा गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि किसने लिखे थे, तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? हिंदी में भी यही लिखे थे, और अंग्रेजी रूपांतरण भी इन्होंने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। मतलब देखो, ये जन गण मन जो है ना, इसी को अंग्रेजी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद। इसके अलावा मैंने एक ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दिया था, याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को रचना किया है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है ना, बांग्लादेश देश है, जैसे भारत है ना वैसे बांग्लादेश देश है, तो बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान की रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किए हैं। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपसे कोई पूछेगा तो इस तरह से है, अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? बांग्ला। जैसे हमने जन गण मन है ना, उसी तरह से ये है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, मैं अगर पूरी बातों को समझाऊं तेजी से, तो मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने अब तक आपको पढ़ाया भारत का राज्य चिन्ह। तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ की, अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। इसे कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। बोलिए कोई दिक्कत? और इसकी खास बात है कि यह एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये इतना बड़ा है ना, लेकिन एक के पत्थर से बना हुआ है, इसमें ज्वाइंट नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? इसके अलावा हमने बताया कि इसमें कितना सिंह है? 4 गो सिंह है, एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। क्या है रे? देखो क्या गो सिंह है? 4 गो सिंह, एक दूसरे की तरफ पीठ, इसका इधर पीठ है, इसका पीठ इधर है, इधर है, चारों एक दूसरे के पीठ दिखाते हुए खड़े हैं ना। ये छोटा सा है, पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। जिनमें से एक दिखाई नहीं पड़ता है, उसके नीचे एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल,
ये सब का उभरती हुई आकृति है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है तो सत्यमेव जयते, और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन। ये बौद्ध धर्म में हम आपको पढ़ाएंगे धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ कि धर्म के चक्र को घुमाना। जब धर्म के बारे में उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध निकले थे तो वही कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बोलिए कोई दिक्कत? तो भारत का राज्य चिन्ह में किसी को दिक्कत? रिवीजन हो गया ना? अब बाकी नोट्स में खाली लिख लेगा ना तो पक्का बुझा जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज मैंने बताया अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? अब जब देखो कोई भी चीज होता है ना कि कोई भी चीज इसको लागू करना है तो उसके लिए अध्यक्ष बनता है। तो इसका अध्यक्ष बने थे जिन्होंने ये लागू किए थे कि 22 जुलाई 1947 को झंडा को, तिरंगा झंडा को लागू कर दिया जाए। तो ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्या कौन थे अध्यक्ष इसके? जेबी कृपलानी। इस तिरंगे में 3 रंग है। सबसे ऊपर है केसरिया। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शौर्य, पराक्रम, बलिदान का प्रतीक है। सबसे नीचे सफेद रंग है, बीच में सफेद रंग है जो सादगी और सच्चाई का प्रतीक है। उसके बीच में चक्र बना हुआ है जिसमें कितने तिल्लियां हैं, और वो चक्र लगातार प्रगति का प्रतीक है। वो दिखाती है कि हमारा देश जो अभी विकासशील देश है बहुत जल्द विकसित देश हो जाएगी। बहुत जल्द कैसी देश हो जाएगी? विकसित देश हो जाएगी। हम लगातार बढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली या खुशहाली का प्रतीक है। इसके अलावा जो आपसे कोई पूछेगा कि जो झंडा है एक लंबाई और चौड़ाई में कितना का अनुपात है तो 3 अनुपात, बस इतने हैं। फिर कोई पूछेगा कि प्रारंभिक डिजाइनर पहली बार इसको कौन बनाया था? मैडम भीकाजी कामा। फिर इसके बाद पूछेगा, अच्छा मैडम भीकाजी कामा के बारे में भी थोड़ा सा लिखवा दिया हूँ। ये यूरोप में रहकर भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। यूरोप में रहकर भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। और इनके बारे में एक सवाल और पूछता है कि इन्हें क्रांति की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांति की माता। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो अंतिम डिजाइनर है, इस तिरंगे झंडे का अंतिम डिजाइनर कौन थे? पेंगली वेंकैया। क्या नाम था उनका? अरे आवाजें नहीं आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि झंडा को झुकने नहीं दीजिएगा क्योंकि झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है और उल्टा हुआ झंडा राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का प्रतीक होता है। इसलिए कोशिश करिए झंडे की इज्जत करिए। समझ में आया? उल्टा मतलब देखना नहीं किसी को देख रहा है दिन भर लथेर टाइप का तुमको आदमी दिखाई देगा, झंडा गाड़ी में इसे लगा देगा और कभी गिर गया ना तो उसको पलट देगा। इसे समझ रहा है? ऊपर हरियर कर देगा, बीच में सफेद कर देगा, नीचे केसरिया कर देगा। ऐसे महापुरुष अगर हैं तो उन्हें कहिएगा कि कृपया करके अविनाश सर से पढ़ ले। झंडा गीत क्या है? हाँ, जाना गाना माना मत बोल देना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा है और इसके रचयिता है श्यामलाल गुप्ता जी। बोलिए कोई दिक्कत? बाकी ये आपके उतने काम लायक नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं तो रखिएगा। इस गीत को पहली बार विजय विश्व तिरंगा प्यारा को 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था और जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? सरोजिनी नायडू। 2002 में नियम बना दिया गया कि भैया आप झंडा कोई भी फहरा सकता है, फहराइए, लेकिन कुछ नियम है, उसकी इज्जत करिए। झुका हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, जहां तहां इधर उधर मत फेंकिए, उसका सम्मान करिए। 2002 से पहले ऐसा नियम नहीं था। बोलिए कोई दिक्कत? फिर हमने आपको बताया राष्ट्रगान। अब ये इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, तो समझ जाइए। राष्ट्रगान अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल एंथम। क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय गाया ना, तो यही आपका है राष्ट्रगान। बोलिए कोई दिक्कत? फिर आपसे पूछेगा क्या है सर ये गान है, देखो ध्यान से, राष्ट्रगान। ये क्या लिखे है? राष्ट्रगान। पहले इसको बंगाल में बांग्ला भाषा में गीत के रूप में गाया जाता था। किसके रूप में गाया जाता था? गीत के रूप में गाया जाता था। और वो 5 पदों में गीत था। कितने पदों में? उसका पहले पद का हिंदी रूपांतरण आपका ये राष्ट्रगान है। और इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। बोलिए कोई दिक्कत? और इसके बाद क्या मैंने बताया?
इसके बाद यही बताया कि दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर, तो बिशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में इसको स्वीकृति प्रदान की, सॉरी, इसको पहली बार यह गीत को गाया गया था। और किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का सम्राट था, उसको खुश करने के लिए यह गीत गाया गया था। समझ में आया? लेकिन दिसंबर 1911 में। इसके अलावा मैंने ये बोला कि जनवरी 1912 में यह जो गीत था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में, क्या नाम था उसका? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था। बोलिए, इसमें भी कोई दिक्कत? इसके अलावा आपसे कोई पूछेगा कि कितना सेकंड में राष्ट्रगान गाते हैं? 52 सेकंड में। और अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो कितना सेकंड में? राष्ट्रगान का जो है ना, जन गण मन, इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किए हैं। और उसका शीर्षक क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? रविंद्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति थे जो बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान की रचना किए थे। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या चीज से शुरू होता है? अमार सोनार बांग्ला। बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो हाथ उठाइए। है किसी को समस्या? अच्छा, तुम लोग का भी चेहरा दिखा देता हूँ, रुको सबको। रे देखिए भाई, ये हमारे वीर योद्धा। थोड़ा नीचे करते हैं क्या? देखना भाई, सब दिखेगा है। उल्टे घूम रहा है जी। रुक भाई, हमरा टेक्नोलॉजी की इतना जानकारी ना है। हाँ, अब सही है। अब देखो, देखा यानी देखा। हेलो बच्चों। चलिए, अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत। अब आया राष्ट्रगीत। ये लग रहा था नहीं आपको अपन जैसा फीलिंग हो रहा है? दिन भर गीत गाते रहती है ना? है ना? गाती है ना? गाती है? गायला गीत गाए। तो राष्ट्रगीत जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किस भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। अगर पूछेगा कि इसको बनाने वाले कौन थे, इसके रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था उनका? हंसो नहीं, बंगाल में लोगों का नाम चटर्जी मुखर्जी यही टाइटल से है, समझा? यही टाइटल है वहां पर। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान क्या है? देखा, जाना गाना वाला। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इन्होंने इस गीत को अपने बंगला उपन्यास आनंद मठ से लिया है। सुनिएगा मेरी बात कि मैंने क्या बोला। ये जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो थे, इनके एक उपन्यास थी जिसका नाम था आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ से ही इन्होंने इसको लिया है। इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में, देखिए ये आपके काम का है, इसको राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इस गीत को सबसे पहले दिसंबर 1896 में, राष्ट्रगान को सबसे पहले दिसंबर 1911 में, और इसको दिसंबर 1800, बहुत पहले ही 1896 में ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था? नेक्स्ट देखते हैं। इस गीत की गायन की अवधि, अब सुनिए, राष्ट्रगान को आप कितने देर में गाते हैं? 52 सेकेंड में। जबकि राष्ट्रगीत वैसे भी ज्यादातर आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रगीत जो है ना प्योर संस्कृत में है ना, तो थोड़ा बहुत याद रहता है, वही जो थोड़ा बहुत गाना वगैरह में सुनते हैं बस उतने।
पूरा याद नहीं, नहीं बहुत बड़ा है, समझ में आया। लेकिन इसको गाते हैं कितने देर में? 65 सेकेंड में। इस गीत का भी अंग्रेजी रूपांतरण किया गया था। वंदे मातरम जो है, इस गीत का भी अंग्रेजी रूपांतरण किया गया था और करने वाले व्यक्ति का नाम था अरविंद घोष। क्या नाम था? तो अरविंद घोष एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनका अंग्रेजी रूपांतरण किए थे। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आपका राज्य चिन्ह क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? राष्ट्रध्वज क्लियर हो गया? राष्ट्रगान क्लियर हो गया? राष्ट्रगीत क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल कैलेंडर। क्या कहते हैं? तो भारत सरकार ने समय की गणना के लिए राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया। कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को अपनाया। यह जो पंचांग है ना, पंडित जी वाला सुना है कि पंचांग तनी देखे पड़ता हुआ ना, सुनता? ब्याह शादी करी रे? तुमको कैसे पता? तुमको ब्याह हो गया? जिसको हो गया उसके लिए कह रहे हैं, उसको पता है पंचांग क्या होता है। तो पंचांग कैलेंडर को ही कहते हैं, समझिए। तो यह पंचांग किस पे आधारित है? अभी ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, आप केवल ध्यान रखिए। शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत, विक्रमी संवत, ये सब नाम सुना है ना? अरे बोलिए। तो शक संवत पर आधारित है तथा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। मैं बहुत जल्द आपको कैलेंडर स्टार्ट करूंगा, क्लॉक तो पढ़ा चुका हूं, कैलेंडर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर जो बनाने वाले थे उनका नाम था ग्रिगोरियन। क्या नाम था? ग्रिगोरियन। वो पादरी थे, चर्च में रहते थे, उन्होंने ही बनाए थे। तो याद रखिएगा कि यह जो पंचांग है शक संवत पर आधारित है और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय जो पंचांग है यानी नेशनल कैलेंडर है उसे कब अपनाया? 22 मार्च 1900। शक संवत के बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं आपको समझाना चाहूं, जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि शक संवत की जो शुरुआत थी वो कुषाण वंश के महान शासक, किस वंश के? अभी वो कुषाण वंश तो आपको पढ़ाए नहीं, अभी तो बहुत सारा वंश पढ़ाना बाकी है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि कुषाण वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? तो कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी एडी, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद इसका खोज किया था। कब? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। इस पंचांग के अनुसार, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इस पंचांग के अनुसार एक साल में, इस पंचांग के अनुसार एक साल में 365 दिन होते हैं तथा कितने महीना होते हैं? 12 महीने होते हैं। और इसका पहला महीना है चैत्र। पहला महीना क्या है? चैत्र। तो जो आप पढ़ते हैं ना, जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो पढ़ते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन कैलेंडर है? अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर, ऐसे समझ लो। समझ में आया? हम लोग का जो कैलेंडर है उसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार एक साल में 365 दिन तो होते हैं, लेकिन महीना कितने होते हैं? 12। और 12 महीने में पहला महीना का नाम है चैत्र। क्या होता है? याद है? चैत्र नहीं होता है, यो सीख लो। चैत्र होता है, वैशाख होता है, जेठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, सावन नहीं होता है, श्रावण होता है, भादो नहीं होता है, भाद्रपद होता है, भागलपुर का है भाद्रपद। आश्विन नहीं होता है, आश्विन, कार्तिक। अगहन नहीं होता है, अगहन्य, पौष, माघ और फाल्गुन। समझ में आया? तो अगर आपसे इसे इतना नहीं पूछेगा, आप कैलेंडर में हम पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिए। आप केवल ये समझिए कि पहला महीना का नाम क्या है? चैत्र। और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन। और इसी कैलेंडर में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। ये कैलेंडर पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे, खाली अब ध्यान रखिएगा। इस पंचांग के अनुसार 9 वर्ष का प्रारंभ प्रति वर्ष। अच्छा सुनो, तभी ना हमने मजाक में नहीं बोलता है कि हमने 1 जनवरी ना मनाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी अंग्रेज का बनाया हुआ है।
हम लोग मनाएंगे 22 मार्च। क्या मनाएंगे? क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ प्रति वर्ष 22 मार्च को होता है। कब होता है? जबकि अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब 366 दिन वाला, तो उसकी शुरुआत 21 मार्च से होगी। कब से होगी? 21 मार्च। बोलिए कोई दिक्कत? ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिए, देखो ये जिन लिखा हुआ है, लग रहा है कि पिन लिखा हुआ है। इस राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है वो इस प्रकार है। इस राष्ट्रीय पंचांग का प्रयोग कैसे करते हैं सर? भारत सरकार देखो कैसे करती है। भारत के सभी राष्ट्रीय दस्तावेज, भारत सरकार के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय दस्तावेज है, उसमें दिन तारीख जो है राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार होगा, नेशनल कैलेंडर के हिसाब से होगा। समझ में आया? वही कैलेंडर जिसका पहला महीना कौन है और अंतिम महीना फाल्गुन। ठीक है। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कोई भी सभी कैलेंडर जो है वो राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से होगा। रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम, अब तो रेडियो दूरदर्शन के कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन पहले था। तो रेडियो और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है वो भी किसके हिसाब से होगा? राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार होगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। अब लास्ट है, ध्यान से सुनिए, अंत भला तो सब भला। अगर बात खाते रहिएगा जिलेबी, पहले शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कुछ संक्षिप्त राष्ट्रीय प्रतीक है, मेन ये था। इसमें किसी को दिक्कत है? जैसे हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया क्या? राज्य चिन्ह, फिर पढ़ाया राष्ट्रध्वज, फिर पढ़ाया राष्ट्रगान, फिर पढ़ाया राष्ट्रगीत, फिर पढ़ाया राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय। ये मुख्य रूप से इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें किसी को समस्या? अब एक एक लाइन वाला है, यो ध्यान रखो, लगे हाथ। देखिए कुछ संक्षिप्त राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि राष्ट्रीय दस्तावेज, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज, तो कहना श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट पेपर। क्या कहते हैं? यही कारण है कि जब स्कूल में या कहीं पर आप आवेदन देते हैं तो किस में देते हैं? व्हाइट पेपर में। किस में देते हैं आवेदन? तो आपसे अगर कोई पूछे जाएगा कि व्हाइट पेपर में ही आवेदन क्यों देते हैं, तो उन्हें कहिएगा कि भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर है। बोलिए कोई दिक्कत? राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। अब देखो ये बगल में क्या लिखल है सर? सुनिए, हम बाघ बोलते हैं, हो सकता है चाइना वाला कुछ और बोले, रसिया वाला कुछ और बोले। तो अलग अलग देश में नाम अलग अलग बोलने से बेहतर है ना। सुनता है देहात में कुछ ही कहते हैं जी, अरे हम लोग बोले मुनगा, हम कहते हैं ना मुनगा, और उधर चल जाओ ना चकिया देना, उन्हें बोलेगा सहजन। क्या बोलता है? समझा? तो एक ही नाम, एक ही चीज का दो का नाम हो गया ना। तो मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका 2 गो नाम हो गया। तो इस झमेला से बचने के लिए चकिया का नाम लिया गया ना। चकिया महापुरुषों का जगह है भाई। अरे शांत रहो, अरे रिकॉर्ड हो रहा सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा कि एक ही जगह पर देख रहे हैं 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के क्षेत्र में नाम आप अलग अलग नाम लेकर बुला रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में एक बनाया गया वैज्ञानिक नाम। क्या बनाया गया? बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। तो वैज्ञानिक नाम बनाया गया, तो सबका एक वैज्ञानिक नाम है। उ नाम लेकर अगर तुम कहीं भी बोल देगा, विश्व के कहीं भी कोना में, तो मान लेगा सब कि वही है। जैसे बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा, समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो क्या बोलोगे? बाघ। अरे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी
अब इसका देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। क्या नाम है? राष्ट्रीय फूल कमल। कमल। इसको कहते हैं नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अरे हमको बोलने दो। नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। बोली कोई दिक्कत? फिर आपसे कोई पूछेगा कि सर राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़, इसी को कहते हैं बट वृक्ष। इसी को क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। बोली कोई दिक्कत? राष्ट्रीय फल आम। आम का क्या नाम है वैज्ञानिक? मैंगीफेरा। मैंगीफेरा। उसके बाद है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी। इसमें ज्यादा आपसे नहीं पूछता है, एक चीज इसमें दो सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। और दूसरा पूछेगा कि इसको कब दर्जा मिला? 4 नवंबर 2008 को। कब मिला? इसके अलावा एक नोट मैंने लिखा है कि गंगा को बचाने के लिए, कि गंगा हमारी साफ हो जाए बढ़िया से, तो गंगा को बचाने के लिए गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये नाम है इसका, नाम पर मत जाओ विनोद, समझ में आया? गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 17 फरवरी 2009 को हुआ था। कब हुआ था? अभी तक ले गंगा मैया साफ नहीं हुई है, सब झूठ बोलता है सरकार। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन नहीं, गंगेय डॉल्फिन। इसका नाम गंगेय डॉल्फिन क्यों है? क्योंकि डॉल्फिन इकलौता मछली है जो कहाँ मिलता है? गंगा में। कहाँ मिलता है? और अपने बिहार में तो और भागलपुर के आसपास ठीक ठाक मात्रा में मिलेगा गंगेय डॉल्फिन। इसलिए राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा गया है? और अगर आपसे पूछेगा कि दर्जा कब मिला? 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु। रजवाड़े लोग हाथी रखते थे ना, हाथी खातिर कलिंग का युद्ध हुआ था ना, हैं? समझ रहे हो ना? तो हाँ, तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? पूछेगा कि इसका दर्जा कब मिला? समझ में आया? बोलिए कितना देर में हो गया जी? बात देखिए, क्या बात है, मात्र 52 मिनट में हम सब आपको समझा दिए। अरे ए देखो, मेरा बेंच टूट देगा क्या? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अरे सुनिए, शांत हो जाइए। हेलो, चलिए तो एक बार में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, अभी 1 घंटा होने वाला है ना, ठीक है, तो 5 मिनट और लेते हैं। और 5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, जितने सारी चीजें मैंने आपको बताया है एक बार तेजी से रिवीजन कर लिया जाए। अरे बोलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये जानिए, आज के बाद बेइज्जती नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रगीत क्या होता है, पते नहीं है, चल दिए तो भर थरिया जिलेबी खाए, चल दिए जिलेबी खाए। चलिए तो चलिए रिवीजन करें। साथे साथे बोलिएगा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ। कहाँ है ये भाई? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कब इसको अपनाया गया? 26 जनवरी
50 को। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये एक के पत्थर के बनल है, इसमें कोई काट कूट नहीं। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता में से एक और बात है कि इसमें 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। क्या दिखाते हुए? पीठ दिखाते हुए खड़े हैं, जिनमें से एक नहीं दिखाई पड़ता है, उसके नीचे एक हाथी है। ध्यान रखना कौन कौन से जानवर है। एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है, एक सिंह की उभरती हुई आकृति है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं और स्तंभ के सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? और सबसे ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध के बारे में जान रहे हो ना, नमो बुद्धाय। तो भगवान बुद्ध के बारे में जान रहे हो तो भगवान बुद्ध के बारे में जान रहे हो ना। तो भगवान बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो उन्होंने ज्ञान जब देना शुरू किए थे, तो वही कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। फिलहाल ऐसे ही समझिए, बाकी बौद्ध धर्म में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? राष्ट्र हो गया ना, राज्य चिन्ह। अब आइए राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आवाजें नहीं आ रहा। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को जेबी कृपलानी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। अपनाया गया ना? ठीक है। इस तिरंगे में मोदी जी कैसे कहते हैं? भाई और बहनों, इस तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। सबसे ऊपर कौन है? केसरिया शौर्य पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है। शौर्य पराक्रम और उसके नीचे कौन है? सफेद रंग शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। बोलिए कोई दिक्कत? सफेद रंग के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, जिसमें कितने तिलियां हैं? कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां। यह निरंतर प्रगति का सूचक है। और उसके नीचे हरा रंग है, जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। बोलिए यहां तक कोई समस्या? इसके अलावा क्या पूछेगा? जानते हो तंग करने के लिए कभी कभी क्या पूछता है? झंडा का, जो तिरंगा झंडा है ना, उसका चौड़ाई और लंबाई में कितना अनुपात है? फंस गया ना? अरे गधा, देखो यार, लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, तो चौड़ाई और लंबाई में 2:3 का अनुपात होगा। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद हमने आपको बताया कि इस तिरंगे का जो प्रारंभिक डिजाइनर थे वो कौन थे? मैडम भीकाजी कामा, जो यूरोप में सक्रिय एक भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्रांति की माता के नाम से जाना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद हमने आपको बताया कि इस तिरंगे का अंतिम डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। अब देखिए, जो मेन चीज मैंने आपको बताया, जो जानना बेहद जरूरी है झंडे के सम्मान के लिए, कि झुका हुआ झंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है और उल्टा झंडा राष्ट्रीय संकट या विपत्ति का प्रतीक है। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, झंडा गीत पूछे तो विजय विश्व, झंडा गीत है आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता। इस गीत को पहली बार 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये वाला चीज आप थोड़ा सा भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सब पता होना चाहिए आपके उम्र के हिसाब से। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। फिर हमने आपको बताया कि 2002 में नियम बन गया कि झंडा अब हर कोई फहरा सकता है, दुकान पर भी फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नियम और शर्त है। झंडा फहराने के बाद उसे कम से कम इज्जत दिया कीजिए। उल्टा नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको उठाकर सम्मान करना है, क्योंकि देश है तो ही हम लोग हैं। समझ में आया? उसके बाद हमने आपको बताया राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान नेशनल एंथम। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और इसके रचयिता कौन थे?
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ, अरे कुछ किताब में रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलता है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर इनका नाम था। गांधी जी ने इन्हें टैगोर की उपाधि दी थी। गांधी जी ने इनको क्या कहे थे? जैसे हम कैसे तुम लोग को प्यार से मोट प्लेट कहते हैं, दिमाग के मोट प्लेट, वैसे ही गांधी जी इनको सम्मान में कहते थे क्या? टैगोर। ठीक है। यह राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला गीत में गाया गया था और इसे कब अपनाया? आवाजें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था और जिसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर। और केकर स्वागत में? जॉर्ज पंचम। कौन था ये जॉर्ज पंचम? ब्रिटेन के सम्राट। जनवरी 1912 में यही गीत जो है एगो किताब में छपा था, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। तत्वबोधिनी नामक, और शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य। फिर इसके बाद बताया कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड की होती है और अगर कोई मान ली संकट आ गया और बीच में आपको जाना है किसी विशेष परिस्थिति में, कितना सेकंड में गाइएगा? इसी राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ। बोलिए, कोई दिक्कत? अब बांग्लादेश के राष्ट्रगान कौन गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ही। कोई दिक्कत? अब आइए राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रगीत है आपका कौन? वंदे मातरम। कौन है? इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कहां से लिए थे? तो उनका एगो किताब है, उसको मोटा किताब को कहते हैं उपन्यास। क्या कहते हैं? हाँ, तो बस ऐसे समझ लो कि इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। क्या नाम था? उसी से इन्होंने लिया था। यह संस्कृत में लिखा हुआ है वंदे मातरम। किस में लिखा हुआ है? सुना होगा ना, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, सुना है ना? वही चीज है। राष्ट्रगीत के रूप में इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही। इस गीत को सबसे पहले दिसंबर 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत? यह गीत कितने देर में गाते हैं? 65 सेकेंड में। इसका अंग्रेजी रूपांतरण कौन किए थे? अरे ये संस्कृत में लिखल है ना, तो इसका अंग्रेजी में कौन लिखे? अरविंद घोष। क्या नाम है? अरविंद घोष। और राष्ट्रगान का भी अंग्रेजी रूपांतरण कौन किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन वंदे मातरम का अंग्रेजी रूपांतरण किए हैं अरविंद घोष। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब मनाया? 22 मार्च 1957 को अपनाया। 22 मार्च 1900। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद हमने आपको बताया, या आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताइए कि आपका जो ये कैलेंडर है राष्ट्रीय कैलेंडर, इसमें एक साल में कितने दिन होते हैं? तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब महीना 12। अब पहला महीना कौन है? पहला महीना आपका चैत। उसके बाद है, उसके बाद बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस पर नहीं जाना है। पहला चैत्र है और अंतिम महीना है फाल्गुन। क्या नाम है? एक महीने में कितना पक्ष? जाके बना कर देखना। जितना अभी आपके भारत देश में वनडे एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब वाला, सब रगड़ दोगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुछ संक्षिप्त हमने आपको बताया शॉर्ट में। जैसे हमने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो व्हाइट पेपर है, श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय पशु क्या है? आवाजें नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी। गंगा को उपाधि कब मिला? 4 नवंबर 2008 को। लास्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन नहीं, गंगेय डॉल्फिन। इसका सही नाम है
5 अक्टूबर 2009 को इसको दर्जा मिला था। कब मिला था? और लास्ट लाइन है आपका, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। कौन है? एक मोटा हाथी। क्लियर है? चलिए, आप बोलते हैं, आप बोला जाए जय हिंद। स्टॉप करिए भाई इसको।